नमस्ते। हिंदी व्याकरण सीखें पर मैं रश्मि गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 के लिए वसंत भाग 1 का पाठ 2 आज हम करने जा रहे हैं। ये पाठ है बचपन और इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनका निधन अभी पिछले साल ही 2019 में हुआ था। तो इन्होंने ये पाठ लिखा है और बहुत ही रोचक पाठ है, बहुत ही अच्छा लगता है इसको पढ़कर। इनकी बचपन की यादें इसमें हैं और इन्होंने इस पाठ के द्वारा आज के ज़माने के बच्चों को अपने ज़माने के बच्चों के बचपन के साथ जोड़ा है। तो आइए पढ़ते हैं ये पाठ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो लेखिका कह रही है कि बच्चों, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी अपने बचपन के बारे में बताएंगी। और ये जो हैं लेखिका बुज़ुर्ग हैं, अब उम्र में बड़ी हैं। तो आगे लिखा है उन्होंने, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, यानी तुम्हारी दादी नानी की उम्र की ये हैं। और बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं, यानी कि ये परिवार में सीनियर थी और इनको सब जीजी कहते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। तो बड़ी हो गई है लेखिका, तो अपने आप को ये अब बड़ा महसूस करने लगी हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी यानी पिछली जो सेंचुरी थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, यानी बचपन में रंग बिरंगे चटकदार कपड़े पहनती थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वो हल्के रंग के कपड़े पसंद करने लगी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। गहरे यानी डार्क हो गया, हल्के यानी लाइट। तो मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, यानी अपने कम उम्र में उन्होंने तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, ये उस समय के कपड़ों के जो स्टाइल थे उनके नाम हैं। स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ता। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। तो अब बता रही हैं कि कुछ कपड़े तो इतने इन्हें पसंद थे कि वो अब तक याद हैं इन्हें, इस उम्र में भी। तो अब कुछ कपड़ों का ये यहाँ पर रंग और डिज़ाइन बता रही हैं। तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी, फर यानी झालर जैसा। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का है और अंदर की कोटी प्याजी। कोटी जैसे कार्डिगन होता है वुलन, वैसा जैकेट की तरह की ड्रेस है। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तो यहाँ पर हमारा आगे प्रश्न बनेगा, तो बचपन में उन्हें खुद क्या करना पड़ता था? तो उन्हें मोजे यानी जुराबें, जो सॉक्स होती हैं उनको बोलते हैं, तो खुद धोने पड़ते थे बच्चों को। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। ठीक है, तो वो नौकर नौकरानी को धोने नहीं दे सकते थे, उन्हें खुद ही धोने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार यानी संडे, रविवार, उसका नाम है इतवार। और इसी में लगाते, किस में लगाते? यानी मोजे धोने में। और धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो जूते भी खुद पॉलिश करते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यहाँ पर इस पाठ में प्रश्न उठता है, कई जगह ये सर्वर शब्द आएगा। तो इसमें सर्वर एक तरह से किसी को संबोधित कर रही हैं लेखिका, जिसको उन्हें ये अपना संस्मरण सुना रही हैं। उसका नाम या तो सर्वर होगा या उन्होंने काल्पनिक नाम रखा होगा जिसको संबोधित करके लिख रही हैं। तो मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका को तो ये काम आज भी करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज़ आ चुके हैं। शू यहाँ पर अंग्रेजी का शब्द है, जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी आजकल के जूते तो बहुत आरामदेह हैं, तो नए जूते भी खरीदते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन पुराने ज़माने में ये तय होता था कि नया जूता खरीदा है तो छाले होएंगे ही। तो उन छालों का इलाज जूते खरीदने के साथ ही शुरू कर लेते थे, यानी कि अपने साथ वो कॉटन ज़रूर रखते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। रुई यानी कॉटन। जूता लगा यानी चुभने लगा पैर में, तो रुई मोजे के अंदर
यानी अपनी जुराब के अंदर वो रुई रखते थे और फिर जूता पहनते थे, जिससे कि जूता चुभे नहीं, पैर को लगे नहीं। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। तो लेखिका यहाँ स्वीकार रही हैं कि हाँ, तुम्हारे और हमारे बचपन में तो बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल होता है। यह एक मुश्किल काम था। ये पेट के लिए अच्छा होता है। तो यह शनिवार को सुबह से ही, शनिचर का मतलब है शनिवार, सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। यानी बच्चों को अच्छा तो नहीं लगता था इसको पीना, तो पर ये काम करना होता था। तो शनिवार आते ही बिना पिए भी इनको उसकी गंध आने लगती थी कि अब पीना पड़ेगा आज। छोटे शीशे के गिलास, कांच के छोटे गिलास होते थे जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। मेजरमेंट बना होता था कि कितना डालकर पिलाना है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली यानी उल्टी जैसा महसूस होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो आज लेखिका क्या महसूस करती हैं कि बड़े लोग बेकार में ही वो पिला देते थे। अगर वो नहीं भी पीते तो कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं था, हेल्थ ठीक ही रहने वाली थी। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यानी बहुत अंतर आ गया है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ होती है इंटरेस्ट, आपकी जो रुचियाँ हैं वो भी बदल गई हैं, यानी बच्चों की, तब के बच्चों की और अब के बच्चों की। देखिए क्या लिखा है आगे। याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजाने वाला होता था, एक सीडी से भी पहले के ज़माने का है ये। और रेडियो और टेलीविज़न तो आए ही नहीं थे तब तक। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। उस समय कुल्फ़ी मिलती थी और अब उसे क्या आइसक्रीम में बदल दिया गया है। अब उसकी जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा किस में बदल गए हैं, अब पैटीज़ में बदल गए हैं। अब पैटीज़ मिलती हैं ज़्यादातर। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, यानी कोक पेप्सी का ज़माना आ गया था उनके ज़माने के बाद। तो शहतूत फालसे और खसखस के जो शरबत मिला करते थे वो उस समय में था, और अब उसके बाद कोक पेप्सी का ज़माना आ गया था। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। ये ब्रांड के नाम हैं जो उन दिनों चला करते थे। लेमनेड विम्टो भी एक तरह का सॉफ्ट ड्रिंक था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। तो लेखिका शिमला में भी रही हैं, दिल्ली में भी इनका बचपन बीता है। तो वो बता रही हैं कि वहाँ वेंगर्स जो बेकरी शॉप थी एक, जहाँ केक पेस्ट्री मिलते थे। डेविको वहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है शिमला का, तो जहाँ पर चॉकलेट पेस्ट्री वो खाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो ये भाई बहन जो छोटे थे तो इनको ब्राउन ब्रेड लाने के लिए भेजा जाता था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान जाते। गिरजा बोलते हैं चर्च को, तो चर्च के नाम से वहाँ कोई होगा ग्राउंड, तो उसे बोलते हैं चर्च ग्राउंड। वहाँ जाते, वहाँ से एक उतराई यानी ढलान आ जाती थी और मॉल पर यानी मॉल पर चले जाते। वो कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, मन को भाने वाली। कन्फेक्शनरी ऐसी दुकान जहाँ पर चॉकलेट पेस्ट्रीज मिलती हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। कितनी हफ्ते में खरीद सकते थे वो? सिर्फ एक बार। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, यानी सबसे ज़्यादा वो इकट्ठी करके रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। लेखिका को आदत नहीं थी कि वो खड़े खड़े खाएं चॉकलेट। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। तो वो छोटी बच्ची थी, उनको रात को आराम से मज़ा ले लेकर चॉकलेट को खाना अच्छा लगता था। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल जो है एक प्रकार का पहाड़ी फल है। पहाड़ी फल है ये, जो पहाड़ों पर ही मिलता है। लाल रंग का होता है। शहतूत जिस प्रकार का फल है उसी प्रकार का ये होता है। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी। तो काफल जो है लाल पीले थोड़े से डार्क काले कलर के भी मिलते हैं। रस भरी कसमल, तो ये पहाड़ी फलों को याद कर रही हैं इस वक्त। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़। अब ये अपने ज़माने में जो ये खाते थे उस एक और चीज़ के बारे में बता रही हैं। चेस्टनट के बारे में बता रही हैं, जिसको आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण।
उस समय और क्या खाते थे तब के बच्चे? चने जोर गरम, ये भी एक प्रकार की चाट है। जैसे भेलपूरी होती है, एक कागज़ की पुड़िया में लंबी सी कोन बनाकर उसमें खाई जाती है, वैसे ही चने जोर गरम भी मिलते हैं। और अनारदाने का चूर्ण खट्टा मीठा होता है। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है, ये तो अब भी मिलती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। नीरा का अर्थ होता है केवल, एकदम सिर्फ हाथ का ही कमाल है इस पुड़िया में, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। घुमाते जाओ और पुड़िया तैयार। और एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो ये गाना बहुत हिट हुआ था, चना जोर गरम। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। पुड़िया पर क्या बुरकवाते? जो चना जोर गरम था उस पर मसाला तेज़, और बुरकवाना होता है छिड़कवाना। जैसे नमक मिर्च मसाला जो भी है उनको इस तरह छिड़का जाता है, उसको बोलते हैं बुरकना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। गिरजा मैदान शिमला का एक जगह है, एक मैदान है जहाँ चर्च थी, तो चर्च के नाम पर उसका नाम था चर्च मैदान, जहाँ पर लोग घूमते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तो चने जो चना जोर गरम में होते हैं, तो भुने हुए चने चपटे आकार में होते हैं, तो उसे चना पापड़ी बोलते हैं। उसे मुंह में डालते और साथ साथ चलते जाते, तो दोनों कामों में लय बनी हुई थी। छुटपन में यानी छोटेपन में, बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। शिमला रिज एक वहाँ का पॉपुलर स्पॉट है, मैदान है जहाँ पर लोग घूमते हैं, बहुत रौनक होती है, वहाँ खाते पीते हैं। घोड़ों की सवारी की है, उस मैदान में घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। तो ये उस समय की एक्टिविटीज़ थी जो बच्चे किया करते थे। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। लेखिका कह रही हैं कि हम घोड़ों को का मजाक उड़ाते थे और उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो घोड़ों के बारे में फिर कभी लिखूंगी, ये बता रही हैं लेखिका। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे दिखते थे और सामने जाखू का पहाड़। वहाँ का ये एक बहुत प्रसिद्ध पहाड़ है, जाखू का पहाड़। वहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है उस पहाड़ के ऊपर, और 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति भी है जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ रोप वे भी है उस पहाड़ पर। आगे लेखिका लिखती हैं, ऊंचा चर्च। शिमला का जो चर्च है ऊंचा है। चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। तो चर्च की घंटी बजती तो उनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त यानी सनसेट, सूर्य डूब रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। यानी शाम हो जाती तो लाइट जल जाती थी, दूर से बहुत सुंदर लगती थी। रिज पर की रौनक, रिज मैंने आपको बताया मैदान है घूमने का बहुत बड़ा, तो वहाँ की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और वहाँ पर जो स्कैंडल पॉइंट है वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी होती थी घूमने के लिए शाम के समय, उससे उभरता हुआ कोलाहल यानी शोर। सर्वर, अभी फिर से संबोधित कर रही हैं सर्वर। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। स्कैंडल पॉइंट वहाँ का एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम काफ़ी विचित्र है। तो उसके ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसका मॉडल बना हुआ था यानी टॉय ट्रेन। तो इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, तो वहाँ पूरा मॉडल बना रखा था असली ट्रेन की तरह। पटरियाँ भी थी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन था और सामने सिग्नल देता हुआ खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पूरा एक सचमुच की ट्रेन का मॉडल बना रखा था स्टेशन का। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ऐसा लगता था कि कोई बड़ा सा पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है, और बच्चे बोलते यह देखो, और वह गायब। जितनी देर में बोलते कि यह देखो, गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती।
हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। कौन सी थी वो दुकान? यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। तो ब्रिटिश राज था, तो वहाँ उस समय अंग्रेज़ों की दुकानें थी। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। यानी कि जब नया नया चश्मा लगाना शुरू किया तो हर कोई टोकता था उनको, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। आज के ज़माने में तो ये कितनी आम बात हो गई है, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाकर घूमते हैं। लेकिन उस समय में लोग हैरान होते थे अगर किसी बच्चे को चश्मा लगाया हुआ देख लेते थे तो सलाह देना शुरू कर देते थे, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, तो जो डॉक्टर कहते थे वही वो लोगों को बोल देती थी। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, कि डॉक्टर साहब ने कहा है ऐनक पहनेंगे तो उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब लेखिका मानती है कि मेरा चश्मा क्यों नहीं उतरा, इसकी जिम्मेवार मैं खुद हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। इनके चश्मा लग गया। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो जो कज़न होते हैं वो इनको तंग कर रहे थे, चश्मा लगाने पर इनका मजाक उड़ा रहे थे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। लेखिका को चिढ़ हुई ये सुनकर, क्योंकि मजाक बनाया जा रहा था। लेकिन आगे उन्होंने क्या लिखा है, पर शेर बुरा न लगा। यानी ये जो लिखा है ये इन्हें बड़ा अच्छा लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, ऐनक यानी चश्मा, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो वो अपने आप में विचार करती रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। फिर उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया ने फनी भी लगा उनको। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। यानी उस समय उन्हें अजीब लग रहा था, लेकिन अब तो चेहरे के साथ चश्मा इतना घुल मिल गया है कि जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यानी कि अब चश्मा ना हो तो अजीब लगता है चेहरा। याद आ गया वह टोपा। अब उन्हें टोपा याद आ गया, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं यानी इकट्ठी कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ तो दुपट्टे ओढ़ना, और कहाँ पर सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ आपने देखी होंगी। तो लेखिका को वो बहुत आसान लगती हैं पहनने में। सहज यानी आसान, सहल यानी कि सिंपल जो होती हैं, और सुभीता यानी कि सुविधाजनक जो होती हैं, जिनको पहनने में हमें कंफर्ट महसूस हो, कन्वीनियंट जो होती हैं, उसको बोलते हैं सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ जो है पूरा हो गया है।